नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज हम बात करेंगे हार के बाद मिलेगी नई धार। और अब बात करते हैं हार के बाद मिलेगी नई धार। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर के लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो चौंका देने वाली है। दरअसल हार पर 3 रिपोर्ट तैयार की जा चुकी थी, लेकिन रिपोर्ट की हार की कई वजह भी बताई जा रही है। आला कमान को सौंपी जाएगी जो रिपोर्ट तैयार की है, और रिपोर्ट के मुताबिक कई सांसद और प्रत्याशी योगी और मोदी के नाम पर खुद को जीता मानकर चल रहे थे। ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही हार के पीछे उत्तर प्रदेश में 2 बार से ज्यादा बार जीते कई सांसदों का व्यवहार जनता के प्रति ठीक नहीं था, ऐसा माना जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर। और रिपोर्ट में बताया यह भी गया है कि राज्य सरकार की ओर से 36 सांसदों की टिकट काटने की सलाह भी दी गई थी। यूपी सरकार ने यह सलाह दी गई थी, लेकिन उनकी यह सलाह नहीं मानी गई थी और नतीजा आपके सामने है। लेकिन राज्य सरकार की सलाह को अनसुना भी कर दिया गया। अगर टिकट बदले गए होते, ऐसा माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर टिकट बदले गए होते तो शायद परिणाम जिस तरह से आज आए हैं वैसे ना होते, बेहतर होते। यह मिथक पहली बार टूटा है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार को यूपी ने निराश ही किया है। चुनाव परिणाम के तत्काल बाद आम हो चुका था कि ये क्लियर हो चुका था कि अगर यूपी साथ देता तो हालात कुछ और ही होते। खैर, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब बीजेपी के लिए जरूरी है कि हार की वजहों को तलाशना। इसके अलावा उस पर बीजेपी संगठन तेजी से काम भी कर रहा है और रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है। और इसके साथ ही साथ कई दौर की बैठकों के बाद कई ऐसे कारण भी निकलकर सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि आखिर यूपी में बीजेपी का बुरा हाल क्यों हुआ। वहीं बीजेपी के रणनीतिकारों के मुताबिक जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और दिल्ली में आला कमान को सौंप दी जाएगी। उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिनमें से पार्टी संगठन के साथ ही साथ सरकार में बदलाव तक की भी बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई उसके मुताबिक यूपी में हार की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। वहीं विपक्ष के नेताओं में भी खास तौर पर अखिलेश यादव अपनी प्रत्येक सभा या रैली में बीजेपी द्वारा संविधान बदलने की जो बात बार बार कही जा रही थी पूरी ताकत के साथ उठाते नजर आए थे। और इसका जो परिणाम था यह हुआ कि दलित और पिछड़े वर्ग में यह बात घर कर गई कि जिसके चलते उसने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में काफी हद तक की मतदान किया। यानी संविधान को भी एक मुख्य कारण के तौर पर देखा जा रहा है एक रिपोर्ट के आधार पर। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि बीजेपी पर निशाना उन्होंने भी साधा और कहा कि बीजेपी को देश की जनता ने उसके अहंकार के कारण ही हराया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जनता से ऊपर बैठ गई थी, जनता जनार्दन मूर्ख समझ रही थी और महंगाई देने लगी, बेरोजगारी देने लगी, पेपर लीक, अग्निवीर समस्या देने लगी थी। और राजपूत ने कहा कि बीजेपी स्पष्ट रूप से जनता के मुद्दों को ना करना चाहती थी, तो जनता ने उनको ना कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेता अपने अहंकार को दूर करेंगे, अग्निवीर और महंगाई जैसी समस्या को भी दूर करेंगे, तभी लोगों से जुड़ पाएंगे। तो तमाम बड़ी बातें कही गई हैं विपक्ष की ओर से, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें बड़े चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं। और इसके साथ ही साथ बड़ी बात तो ये हो जाती है कि इस बार का जो चुनाव था वो सिर्फ मोदी और योगी के चेहरे पर ही लड़ा गया था, किसी कामकाज के चेहरे को लेकर के या कामकाज के किसी मुद्दे को लेकर के नहीं लड़ा गया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको अवगत करा देती हूं कि श्वेता दुबे बीजेपी नेता हैं हमारे साथ, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आलोक त्रिपाठी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। सबसे पहले श्वेता जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक रिपोर्ट आई है और सौंपने की तैयारी है दिल्ली आला कमान को, लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्ट देखी जा रही है, क्या लगता है कि किस तरह से अब काम आगे का करना चाहिए? देखिए, रिपोर्ट हो या जो भी हो, हमने मंथन किया है, उसमें जो कारण निकल के आए हैं पार्टी में कि क्यों हमारी सीटें कम हुई, तो उन कारणों को दूर किया जाएगा। और सबसे प्रमुख चीज रही जो विपक्ष का झूठा प्रचार
कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और 8500 रुपए जो है प्रत्येक महिला के अकाउंट में आएंगे खटाखट। ये 3 चीजें जो एक झूठा दुष्प्रचार था, जनता को झूठे प्रलोभन में फंसाया गया, उसका परिणाम रहा कि हमारी सीटें कम हुई। ठीक है श्वेता जी, आपसे आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन तमाम सवाल आपकी बातों से ही उठते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, जिस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई, देखा भी गया कि इस बार विपक्ष आगे निकलता नजर आया, तो क्या अब आगे की रणनीति जिस हिसाब से अब देखा जा रहा है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहली बार जब सरकार की शपथ ली है, तीसरी सरकार की शपथ ली है, पहुंचे हैं वाराणसी और साधते नजर आ रहे हैं मतदाताओं को। आपकी रणनीति क्या है? ऐसा है कि जैसे श्वेता जी कह रही हैं, पहली बात कि हमने झूठ बोला है। अरे 2014 से लेके आज तक 24 तक झूठ ही बोला है। 15 लाख खाते में आना, 2 करोड़ नौकरियां जो है, गैस का दाम कम होना, किसानों का आय दुगनी होना, ये झूठ नहीं थी। क्या हुआ? मेरी सरकार बनती तो हमने जो वादा किया है सब पूरा करते। श्वेता जी, हम लोग वादा पूरा करने वाले हैं। जहां जहां हमारी राज्य में सरकार है हमने सब पूरा किया है। ये हम तो करिए तेलंगाना और कर्नाटक में 1 लाख रुपए दीजिए खटाखट, जहां जहां आपकी सरकार है। वो केंद्र सरकार की संपत्ति है। आप जीएसटी कमाई केंद्र सरकार रखती है, राज्यों को कहा अभी तक कई राज्यों को दी ही नहीं। तेलंगाना में आपकी सरकार है ना, वो आप दीजिए खटाखट। हमने जो वादा किया सब दे रहे हैं। जहां पर सरकार है वहां तो क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां दीजिए। नहीं बोलते हैं, कहाँ नहीं देते हैं, सब जगह देते हैं। हमने पुरानी पेंशन लागू किया। कर्नाटक में दीजिए, जो झूठे फॉर्म भरवाए हैं हिमाचल से लेकर हर जगह। आप जानती हैं पूरी कमाई केंद्र सरकार की रहती है, चाहे जीएसटी का कलेक्शन हो और जो इनकम प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर का कलेक्शन हो, सब तो जीएसटी के केंद्र सरकार के पास आय होती है। की बातें नहीं समझती है। हम अपनी अर्थव्यवस्था गतिशील करते, हम आम जनता के हाथ में पैसा भी देते, वो बाजार में पैसा आता, अर्थव्यवस्था गतिशील होता। श्वेता जी, तब जाकर गरीबों का भी जेब बढ़ता और अर्थव्यवस्था भी सक्रिय रूप से गतिशील होती देश की, और देश आगे बढ़ता। आप तो अपना सब मैं याद दिला दूं, आप ही के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया केंद्र से चलता है और जनता के पास सिर्फ 30 पैसा आता है। ये आपके पास तो 30 पैसा नहीं पहुंच रहा है। शासनकाल के लिए कहा था। आपके पास तो 30 पैसा भी नहीं पहुंच रहा है, सब भ्रष्टाचार। 1 रुपया पहुंच रहा है। आपकी तरह झूठा प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट करते हम लोग। अभी सैकड़ों बच्चे जो है आत्महत्या कर लिए। पेपर लीक रोज का रोज। कोई बच्चे आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। ये आपने जो झूठा नैरेटिव बनाना शुरू किया है, परेशानियां है जरूर, लेकिन आप लोग उसको बहुत ज्यादा झूठा नैरेटिव। हमारी बात है कि खत्म हो गया। संविधान के बारे में बताइए। हमारी बात, उसी संविधान से हमारी तीसरी बार सरकार बनी है। सुनिए, जब संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक है एच.एन. उपाध्याय जी, ठीक है, आपसे आगे की चर्चा करेंगे। आलोक त्रिपाठी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हार के बाद एक नई समीक्षा तैयार की जा रही है और एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश के जो हालात इस बार निकलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलकर सामने आए हैं, वो आखिर ऐसा क्यों है, नतीजा ऐसा क्यों आ रहा है। समीक्षा की जा रही है, कई सारे पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर, उन बिंदु के आधार पर देखा जा रहा है कि तैयारी भी जो बीजेपी है कर रही है। तो क्या लगता है, किस नजरिए से देखा जाए कि कहां पर चूक रह गई थी? जिस तरह से लगातार जो विपक्ष है सवाल उठाता नजर आ रहा था और वही जो नतीजा है वो भी निकलकर सामने आया है, जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। के या सीटें कम होने के कारण कई हैं। उसमें एक ये भी कारण हो सकता है, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने ये आरोप लगाता रहा है सार्वजनिक मंचों से कि ये झूठी पार्टी है, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके इन्होंने जनता को तो वही चीज इस बार विपक्ष जो थी उसने उसी पैटर्न को अपना लिया। ये कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदल देगी,
तो ये जो चीज थी, ये वो भी उस जो भारतीय जनता पार्टी पे पिछले कुछ वर्षों से करती आ रही, जैसा विपक्ष कहता था, तो वही काम इस बार इंडिया गठबंधन ने किया और उसका फायदा मिला। दूसरी चीज क्या है कि आप जनता के बीच में है, जनता आपको वोट देती है। जनता अगर आपके मुद्दों से नाराज है, उसको लग रहा है कि महंगाई है, उसको लग रहा है कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप उसको देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ा पाएंगे। भूखे पेट किसी की देशभक्ति नहीं याद आती है। तो ये जो कई मुद्दे थे। दूसरी, आप बहुत बड़ी संख्या में बाहर से आए लोग आपकी पार्टी में आ गए और उस कारण से जो आपकी पार्टी के जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता थे, उनकी उपेक्षा हुई। चाहे सीतापुर का मामला देख लीजिए, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने ही विद्रोह किया, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने में भाजपा के ही लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा। और यही कारण है कि मैंने इसी चैनल पे कहा था चुनाव के दौरान कि अगर सीतापुर जैसे लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री को 4-4 बार जनसभा करने जाना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को आना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां की स्थिति ठीक नहीं। और ये समय रहते अगर नहीं कर पाए तो उसका नतीजा ये रहा कि वहां की सीट भाजपा हार गई। तो ये कई कारण ऐसे रहे। भारतीय जनता पार्टी को उस पर मंथन करना पड़ेगा कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो जनता संतुष्ट है कि नहीं। क्योंकि जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है हमको रोजी रोटी मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले। अगर हम ये 3 चीजें ही उसको नहीं दे पा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप कितनी भी देशभक्ति की बात करिए, कितनी भी अयोध्या की बात करिए, उसका नतीजा ये चुनाव परिणाम होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक मौका दिया है कि आपको अभी कुछ सीटें कम देकर के सरकार तो बनवाई है, इसलिए कि जनता कहती है कि हमने आपका अहंकार कम किया है। अगर उसके बाद भी आपकी स्थिति ऐसी ही रहेगी तो वो सत्ता से भी आपको बाहर कर सकती है। तो इसलिए आप जनता की सुनिए, जनता की समस्याओं को जाइए। जिस तरह से सरकार बनने के बाद यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता दर्शन शुरू करवाया, सभी को आदेश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में जनता दर्शन करिए, प्लस वीआईपी कल्चर पर रोक लगाने का काम किया अपराधियों के खिलाफ। तो वो फिर उसी पैटर्न पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका क्रेज तो है, लेकिन मोदी का क्रेज कुछ कम हुआ है पूरे देश भर में, और जिसका परिणाम रहा कि जो लोग उनके भरोसे चुनाव लड़ते थे, इस बार उनके भरोसे चुनाव में मैदान में गए और उसका नतीजा उनको हार से करना पड़ा। बिल्कुल, और देखा भी यही गया 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा या कम वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। ये कहा जा सकता है कि जो मेन मुद्दे थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। श्वेता जी, जिस तरह से जो जनता है आम जो मूलभूत चीजें थी, मूलभूत जो सुविधाएं थी, जरूरी चीजें थी, उसकी मांग कर रही थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और ये कहा गया आपकी पार्टी की ओर से कि ये सिर्फ विपक्ष का एजेंडा है, जनता ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो नतीजा भी देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? जी, जनता को जो भी परेशानियां हैं, देखिए महंगाई है, थोड़ी बढ़ी हुई है, मौसम की मार भी है, तो कई तरह की समस्याएं हैं। और हमारा जो मंथन और चिंतन चल रहा है जिससे कि हमारी सीटें कम हुई हैं, तो निश्चित रूप से हम जनता की इन परेशानियों को समझेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। श्वेता जी, यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि जिस तरह से हर बार जनता अपनी बात उठाती रही है, प्रदर्शन के माध्यम से भी, रोष के माध्यम से भी, लाठी चार्ज भी उन पर किया गया, लेकिन बावजूद इसके उनकी बात नहीं सुनी गई। यही आक्रोश था जो कि निकलकर सामने आया। क्या लगता है कि तभी ये मुद्दे नहीं सुलझा लेने चाहिए थे? क्या लगता था कि इस बार भी ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ विपक्षी एजेंडा बना रहा है, जनता पूरी तरह से संतुष्ट है आपसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता की समस्याओं को जहां तक है हमने समझा है और दूर करने का प्रयत्न किया है, लेकिन जनसंख्या और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सारी समस्याओं को एकदम से दूर नहीं किया जा सकता है। और रही बात, हाँ, हमारी जो अपेक्षित परिणाम थे, जो हमारी आशा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार गए हैं। तीसरी बार सरकार हमारी ही बनी है, तो इसलिए अगर जो सीटें हमारी कम हुई हैं और उस क्षेत्रों में और समस्त उत्तर प्रदेश में जनता की जो भावना है, जन भावना को हमारे मुख्यमंत्री योगी जी समझने के लिए बैठक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता ने जो बताया कि जो जनता दर्शन लगाया का वो फिर से शुरू किया गया है। और देखिए, योगी जी और मोदी जी को जनता ने नहीं नकारा है। जो स्थानीय सांसद थे जिनकी सीटें टिकट नहीं चेंज की गई, उनकी टिकट नहीं काटी गई, और 10 साल की थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी थी स्थानीय अपने नेता के प्रति, वो भी इसमें सामने आया है, जैसे कि सीतापुर का उदाहरण भी दिया भाई साहब ने। तो इन सब चीजों को अब दूर करना होगा, तभी हम 2027 को जनता ने मोदी और योगी के चेहरे को नहीं नकारा है,
लेकिन ये देखा जा रहा है कि मोदी और योगी के चेहरे पर जो लोग वोट लड़ रहे थे, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनका चेहरा सामने ला दिया है जनता ने। जी, क्योंकि ये साबित हो रहा है कि जो छोटी छोटी इकाई होती है है कार्यकर्ताओं के जरिए जो भी प्रत्याशी थे, उनका कोई भी काम जनता के पास जो है वो नहीं पहुंचा। जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा इस तरह से आया। मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगी, कोई काम नहीं किया की बात नहीं है। देखिए 5 साल में एक भी काम ना हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो चीजें जरूरी थी, मूलभूत जो चीजें जरूरी थी वो तो नहीं मिली। हो पाई। रोजगार जरूरी होता है, नहीं मिला। महंगाई अभी चरम सीमा पर है। कोई भी पार्टी नहीं दे सकती है, ये बात कह देना अलग बात है और जमीनी स्तर पर उतारना अलग बात है। ये आप भी समझती हो, तो फिर आप भी नहीं दे पाएंगे। वो ये इस बात को समझते होंगे अवश्य। और बात कर रहे हैं हार के बाद मिलेगी नई धार, और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। श्वेता जी, आपसे बात कर रहे थे, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये हार मिली है, एक नई धार देने की जरूरत है। ये धार किस तरह से दी जाएगी? देखिए, हम तो वैसे ही 365 दिन काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे में कमी रही तभी तो हमारी सीटें कम हुई, तो हम उन कमियों को जमीनी स्तर पर दूर करेंगे। केवल बातें करने से या बैठक करने से काम नहीं चलने वाला है। हमको जमीनी स्तर पर उतरना है, प्रत्येक कार्यकर्ता को जन जन तक पहुंचना है और उनकी समस्याओं को समझकर दूर करने का प्रयत्न करना ही पड़ेगा, उनको दूर करना ही पड़ेगा। तभी हमारी पुनः पूरी जो हमारा लक्ष्य है 2027 उसको हम पा सकेंगे। बिल्कुल श्वेता जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से जंतर मंतर चलते हैं, जहां पर नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली हुई थी, वहां पर प्रदर्शन चल रहा था। अभी कुछ ही देर बाद फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं हार के बाद मिलेगी नई धार पर, हम आज चर्चा कर रहे हैं। श्वेता जी से बात कर रहे थे। श्वेता जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैंने कहा कि अब मंथन और चिंतन के बाद जो है, जो हमारा वो निकल कर सामने आएगा, तो जमीनी स्तर पर हम जनता के पास पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जो हमसे कमी रह गई है उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, एक नई सीख लेने की भी जरूरत है। हालांकि आप बार बार एक ही बात मेंशन कर रही थी कि जनता ने फिर से तीसरी बार भी हमें ही सत्ता दी है, तो जनता ने एक बार आपको मौका दिया है, यूं कहा जा सकता है। एचएन उपाध्याय जी, आप पर भी ये आरोप लग रहा है कि जिस पॉलिसी पर, जिस नीति पर बीजेपी चल रही थी, आपने भी उसी नीति को अपनाया है, जिसके चलते आज आप उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमा पाए हैं। जी, हेलो जी, वंदना जी, ऐसा है कि जैसा श्वेता जी कह रही थी हमारी बहन कि रोजगार कोई सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, कर पाएगी, तो जो रोजगार नहीं दे सकती वो सरकार निकम्मी है, उसको बदलनी जरूरी है। 2014 से पहले 6 से 7% लगभग रोजगार की दर थी, अब माइनस में जा रही है। कैसे नहीं दे सकती है? अब जब हमारे युवाओं की आकांक्षाएं पूरा नहीं होगी तो सरकार चलाना जो है बेकार है। ऐसी सरकार बहुत जाना चाहिए। बनाएंगे युवा को नौकरी नहीं दी, लेकिन ये जोर तोड़ सरकार करके बना रहे हैं, जिसके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसके लिए जो सबसे बड़ा भ्रष्ट बता रहे थे आंध्र प्रदेश में, कह रहे थे कि सबसे अधिक बदलने वाले पाला, इतना जो है खराब जो है कोई नेता नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा था अमित शाह जी ने, उन्हीं से गठबंधन, उन्हीं से गलबैया करके सरकार बनाए हैं। तो ये इनका स्वार्थ जहां पूरा होगा वह कहीं भी गिर सकते हैं। कभी 2-3 उद्योगपतियों को गलत लाभ देंगे और कभी जो है नेताओं का गलबैया करने लगेंगे। देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू से मोदी जी ऐसा मिल रहे थे जैसे कि अब पीठ पर छुरा भोंकने ही वाला है एक दूसरे को, या चंद्रबाबू नायडू जी भूकेंगे या तो मोदी जी, लेकिन ज्यादातर मोदी जी की छुरा भोंकने का जो इतिहास रहा है। ऐसा लग रहा है कि पीठ पर भोंकने ही वाले हैं। तो इनकी क्या बात किया जाए, इनकी सरकार जो है ऐसे भी ज्यादा नहीं चलने वाली है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप 7 साल में न एक रोजगार दे पाए, न कुछ कर पाए, न एक परीक्षा कराए वो भी लीक हो जा रहा है, पेपर लीक, बताइए। और आप पुलिस में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति, जैसा कि यूट्यूब आदि पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर, इनका करने का विचार है। जब पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट इनका नौकरी देने का विचार है, तो बताइए अपराधी कैसे लगाम लगा पाएंगे? 4 साल जिसकी नौकरी रहेगी वो अपनी जान क्यों देने जाएगा? क्या वो मिलकर अपराधियों से अपना काम, अपना लाभ नहीं लेंगे? बताइए, इनकी यही सोच है रोजगार के प्रति, युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति है। छात्र विरोध करते हैं तो लाठीचार्ज किया जाता है,
जेल में बंद किया जाता है। तो ऐसी सरकार अब जाने वाली है। पहले उपचुनाव में हम जो है इनको सभी सीटें हराएंगे, उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश में बाहर कर देंगे इनको। अब ये कुछ भी कर एचएन उपाध्याय जी, इसीलिए लगता है कि आप भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं और राहुल गांधी भी वायनाड छोड़ करके अब सीधे सीधे रायबरेली आ गए हैं, क्योंकि 2019 में देखा गया था कि अमेठी में जिस तरह से उनको हार मिली थी बीजेपी से, तब शरण वायनाड ने दी थी। अब चूंकि अब देखा जा रहा है उसी सीट को छोड़ करके रायबरेली आ रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं आप? सही बात है, अमेठी में हार मिली थी, वायनाड की जनता ने वहां आशीर्वाद दिया था। विपरीत परिस्थितियों में तो राहुल जी को दोनों सीट में से एक सीट चुनने में बहुत समस्याएं थी, दोनों अपना परिवार था। एचएन उपाध्याय जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूँ, और हार के बाद मिलेगी नई धार, इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। और एचएन उपाध्याय जी, जिस तरह से आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो कर्नाटक के हालात भी देखे गए, वहां पर कितने रोजगार दे दिए गए, वहां पर किसकी सरकार है? हिमाचल की बात कर रहे थे, कितने रोजगार दिए? नहीं तो वंदना जी, कर्नाटक में अभी बनी सरकार कितनी हुई? कितने दिन हुए? हिमाचल में बनी कितने दिन हुए? तो रोजगार के लिए क्या नीति बनाई? क्या कोई पॉलिसी, कोई रणनीति बनाई है? तब से लोकसभा चुनाव का आ गया, आचार संहिता लग गया, और जो मिला उनको मौका रोजगार दिया गया, उनके लिए सभी सुविधाएं दी गई। अभी देखिए कर्नाटक में जो हमारे असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए सुरक्षा बीमा का प्रायोजन किया गया, और पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। श्वेता जी, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, 70 से 100 रुपया कर दिया, तो नहीं कहा आपने पेट्रोल के दाम? आप कर्नाटक और हिमाचल की बात नहीं कर रहे, फिर से पेट्रोल डीजल पर आ गए जब आपकी बात आई, और कर्नाटक में अभी बनी सरकार तो है नहीं। चलिए ठीक है। आलोक त्रिपाठी जी, जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, एक नई धार देने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। एक पत्रकार के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि किस तरह से नई धार देने की जरूरत है अब भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के चिंतित है, स्वयं को, पार्टी को लेकर के और सरकार को लेकर के, तो उनको सबसे पहले तो मेरी जो जानकारी, मुझे जो लगता है कि आपको जो अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे लगाम लगानी होगी, क्योंकि आपके भारतीय जनता पार्टी की, मैं हर बार ये कहता हूं कि जब जब सरकार आती है तो इनके ब्यूरोक्रेट्स हावी हो जाते हैं और वो जनता के नहीं जुड़े होते हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता। जो जनता से जुड़ा कौन होता है? जनप्रतिनिधि। तो जब तक जनप्रतिनिधि की भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ब्यूरोक्रेट्स चाहे रिटायर हो जाते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो जनता को समझते नहीं है और वो गलत राय, गलत तरीके से आपको फीडिंग देते हैं, और उसका नतीजा जब चुनाव होता है तो जनता उसके बदले में देती है। तो इस पे आपको अंकुश लगाना होगा। मीडिया पे आपने अंकुश लगा दिया, मीडिया को बंद करने की तैयारी पूरी चल रही है। तो ये सच्चाई क्या है? आप इस तरह से आप दबाएंगे सच्चाई को, तो ऐसा नहीं कि आपको दबाने से दब जाएगी, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। तो आप उसको दबाने से बजाय मीडिया को दबाइए मत, आप उनकी जो सच्चाई है उसको स्वीकारिए और उसको अमल में लाइए कि हम जो कमी है हम उसको दूर करेंगे। मीडिया आपकी विरोधी नहीं है, मीडिया जो जमीनी हकीकत देखती है वो उससे सरकार को रूबरू कराती है। तो आप उनको देखिए, आप जनता की भावनाओं को देखिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को देखिए जो इतने वर्षों में आपके निगमों के, आपके तमाम आयोगों के पद खाली हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को उसमें समायोजित नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा फेल्योर है आपकी सरकार का। आप अपने लोगों को ऑब्लाइज तो करिए, वो दिन रात आपके लिए दरी बिछा रहे हैं, लेकिन जब सत्ता मिलती है तो आप किनको ऑब्लाइज करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसे जो दूसरे पार्टी से आए उनके नेताओं को। तो कहीं ना कहीं अपनी उपेक्षा ये जब आती होती है तो आदमी बहुत आहत होता है, और जब आहत होता है तो उसको इंतजार होता है चुनाव का कि चुनाव आने दीजिए, हम रिजल्ट देंगे आपको, हम आपको बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने बताया है। तो आपको चाहिए कि सरकार बनने के बाद आप जनता के बीच जाइए, जनता के मुद्दों को उठाइए और मीडिया पे अंकुश मत लगाइए। आप मीडिया ही एक ऐसी चीज है, आईना है, जो आपको हर पूरे प्रदेश का, पूरे देश का आईना आपको बिल्कुल बड़ी बात कही है आपने। मीडिया जो है एक आईना है जो कि दिखाता है कि समाज में चल क्या रहा है। आप इसके साथ ही साथ श्वेता जी, जिस तरह से देखा गया था कि 36 सांसदों के टिकट काटे जाने की बात यूपी सरकार ने की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, ऐसा क्यों रहा? देखिए, ये बात कोई अधिकृत रूप से नहीं कही गई है, ये तो ऐसे बताया जा रहा है, पार्टी लाइन से तो ये बात नहीं कही गई है, तो इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं अपने पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस
ये इनको बताना चाहूंगी, आपने इतना बताया नायडू जी के लिए, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ जी ने कह दिया था कौन अखिलेश वखिलेश, और अखिलेश जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया था आपके अध्यक्ष जी के लिए, अजय राय जी के लिए। तो आप सिर्फ अपनी पार्टी को उसका चिंतन करें, हम क्या करेंगे, कौन किसको छुरा भोंकेगा, ये सब चिंता आप ना करें। अभी आपकी केवल 6 सीट आई है और आप इतना खुश हो गए हो, जबकि हमने तिबारा सरकार बनाई है, आप सारा वो हम ही लोग को बता रहे हैं कि हम हार गए। सरकार बनाने पर मत इतराइए, कांग्रेस की बनी सरकार तो झारखंड में 1 सीट वाले मधुकोरा जी भी बनाए थे। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए अपनी इस डिबेट को विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर जरूरी है मंथन करने की कि आखिर हार मिली है तो क्यों मिली है, और इसी के साथ ही साथ ये भी जरूरी है बात कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कहती नजर आई थी कि 36 सांसदों के टिकट काटे जाने हैं, तो नहीं उस पर उनकी इस बात पर ध्यान दिया गया। नतीजा भी आज आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे सामने आए वो बेहद चौंका देने वाले थे। और हार के बाद मिलेगी नई धार में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।